हम आज की वीडियो में कंप्लीट जे एडवांस 2023 के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। जितने भी एडवांस में 2023 के पेपर में पेपर 1 पेपर 2 मिला के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूनिट से क्वेश्चन आए थे, वो सारे के सारे आज हम एक वीडियो में कवर करेंगे। कौन से ईयर के? 2023 के जे एडवांस के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूनिट कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है, और क्या कहते हैं, करंट आ जाता है। फिर हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। मैग्नेटिज्म का वैसे कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं था, बट आ जाता है। ईएमआई आ जाता है, एसी आ जाता है। ये 5-6 चैप्टर की यूनिट होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कौन सी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आओ तो उनके जे एडवांस 2000 पिछले पेपर में जितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे, उसका डिस्कशन करते हैं। चाहो एक एक क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक सेकंड में क्वेश्चन लिख देता हूँ, पॉज कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है? फिर आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि फॉर्म हुआ है बाय दो चार्जेस +q एंड -q, और इन दोनों चार्जेस को हमने कोऑर्डिनेट पे रख रखे 0,2 mm और 0,-2 mm XY प्लेन में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर अभी बनाएंगे। तो कह रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 100,100 कोई पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, ठीक है। द चार्जेस +q एंड -q आर देन मूव टू कोऑर्डिनेट दिस। पहले यहाँ थे, अब इनको मूव कर दिया, मतलब नया डाइपोल मूवमेंट बना दिया इन्होंने। देन मूव टू दिस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P? इस V1 की टर्म्स में वहाँ पे अब नया पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ये हमारा स्पेशली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल की का क्वेश्चन है, और इसकी जो एक फिगर दे रखी क्वेश्चन ने, वो बना लेते हैं। कि इनिशियली हमारा जो डाइपोल था वो +q चार्ज था 0,2 mm पे, तो ये हो गया 0,2 mm। और एक हमारा -q चार्ज था, ये +q चार्ज, और ये था -q चार्ज, ये था 0,-2 पे। एक पॉइंट P था जो कि ओरिजिन से कह रखा है 100,100 पे था, ये पॉइंट P है। यहाँ पे इसका पोटेंशियल है V1, ये क्वेश्चन कह रखा है हमें, ठीक है। अब कह रहे हैं इन पॉइंट को हमने यहाँ से हिला के कहाँ पे रख दिया? इस वाले को तो रख दिया -1,2 कोऑर्डिनेट पे। ये 2 तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि हाइट सेम है। और इसको हमने रख दिया 0,-2 पे, नहीं, इसको हमने रख दिया 1,-2 पे। मान लो ये होगा, फिर एक सेकेंड इसे मान लेते हैं कि ये था हमारा 0,-2 और ये हमारा 1,-2। इन चार्ज को देन हमने इधर प्लेस कर दिया और इधर प्लेस कर दिया। तो अब बताओ, इस वाले डाइपोल की वजह से, इस जहाँ पे मार्कर चल रहा है, इस वाले डाइपोल की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या है? अगर ये वाले डाइपोल की वजह से, जो ये वाला है, इसकी वजह से अगर V1 था, तो इसकी वजह से क्या होगा? इस वाले की वजह से क्या होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अगर कुछ ऐसे एंगल से हो, मान लो ये यहाँ से थीटा एंगल पे है, तो इस पॉइंट पे मैं फॉर्मूला जानता हूँ पोटेंशियल लिखने का। मैं लिखूंगा KP cos थीटा बाई में R² बराबर V1, ठीक है। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यही फॉर्मूला होता है। अगर मान लेते हैं थीटा है, तो इस डाइपोल की वजह से इधर पोटेंशियल कितना होगा? KP cos थीटा बाई R²। अब हम जब ये डाइपोल बदल रहे हैं, इस डाइपोल को जब हमने ऐसे कर दिया, तो एक आप बात मानो, K तो चेंज नहीं हुआ मेरा, थीटा चेंज हुआ है। ऑफकोर्स थीटा था, कुछ जाके मान लो यहाँ पे 5 और आ गया, तो थीटा ऑफकोर्स बड़ा है, ठीक है। P चेंज हुआ है, मतलब हाँ, P चेंज होगा। P होता क्या हमारे पास? चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो मेरा V प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा है? P cos थीटा। ये R भी तो सेम है भाई साहब, ये R चाहे ऐसे रखो तब भी R इतना है, और ऐसे रखो तब भी R इतना है, तो R नहीं हुआ चेंज। तो हमारा पोटेंशियल का रिलेशन किससे आ गया? P cos थीटा। और P को मैं लिख सकता हूँ चार्ज इंटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट को लिख सकते हैं चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज भी तो सेम है भाई, चार्ज का मैग्नीट्यूड कहाँ छेड़ा है मैंने? ये भी +q है आज भी, ये आज भी -q है। चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं छेड़ा, तो मतलब
डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है जो मेरा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है डी कोस थीटा के। अब डी क्या चीज है भाई साहब, डी है ये वाली लेंथ, क्या कहते हैं इनके चार्ज के सेपरेशन की लेंथ। पहले चार्ज में सेपरेशन इतना था, अब इतना हो गया, ये है डी। अब इस डी को निकालते हैं भाई साहब, डी एक एक करके। यहाँ से तो साफ दिख रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए भाई साहब, डी का लगा सकते हैं ना। तो अंडर रूट 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और -2 का स्क्वायर, मतलब ये तो मेरा आ रहा है 4, मुझे साफ दिख रहा है। अगर मेरा पुराना डाइपोल मूवमेंट है, मैं इसको पुराने वाले डाइपोल मूवमेंट की को मैं कह देता हूँ 1, तो इसका D1 क्या हो गया 4 mm, ये मुझे दिख गया। अब D2 निकालना है। अब D2 के लिए क्या करें भाई साहब, D2 के लिए क्या करें हम, मुझे साफ साफ यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आप खुद देख लो, आपकी भी तो आंखें हैं। अगर ये पूरा 4 है तो ऑफकोर्स ये होगा 2, आधा ही तो है, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है -1,2, मतलब ये डिस्टेंस साफ साफ मुझे 1 यूनिट दिख रहा है ना, 1 यूनिट। मेरे पास 2 है, मेरे पास 1 है, तो ये √5 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। ये √5 है एक का, तो डी पूरे का क्या हो गया 2√5, ये आधा √5, तो यहाँ पे भी आधा √5, तो D2 क्या हो गया मेरा 2√5। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स से देख लिया। अब भाई थीटा की बात, थीटा देखो भाई साहब, थीटा क्या होगा, कोस थीटा। यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, कोस थीटा लगा सकते हैं यहाँ पे हम। अब देखो थीटा कैसे निकालने, थीटा के लिए ये वाला पॉइंट काम आएगा, ध्यान से देखना। ये 100 है, 100,100 कोऑर्डिनेट है ना, ये 100 है। अगर 100/100 है तो tan थीटा 1/1, मतलब ये हो गया 45 डिग्री। ये पूरा 90 है, तो ये थीटा क्या हो गया 45। तो मुझे कोस थीटा निकालना, तो मान लेते ये वाला थीटा, ये सिर्फ थीटा है, तो कोस थीटा बराबर, मतलब कोस 45 है, मतलब 1/√2। अब ये एंगल क्या होगा जो दूसरे डाइपोल का है, यार हम यहाँ से नापेंगे ना, इस पॉइंट के थ्रू तो नापेंगे। तो ये मान लो मेरा ये एंगल एक्स्ट्रा फाई है, तो ये पूरा कोस क्या होगा, मेरा जो वो होगा, ये क्या होगा कोस ऑफ थीटा प्लस फाई, ये थीटा और ये फाई। अब देखो इसकी आइडेंटिटी आपको खोलनी पड़ेगी। अब इसकी आइडेंटिटी किससे खुलती है, कोस फाई कोस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा। थीटा तुम्हारा 45 है, तो हो गया कोस फाई/√2, ये हो गया साइन फाई/√2, इसको हटाओ। अब फाई हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फिर से राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे अभी हमने बनाया था, आपको यहाँ पे घिसट दिख रही है, तो ये देख लो, ये ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास, जहाँ पे हमने ये वाला एंगल कौन सा माना था फाई। ये आया था मेरे पास 2, ये आया था 1, ये हो गया √5। तो मेरा कोस फाई क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, नहीं बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो साइन फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ रख दो, कोस फाई की वैल्यू क्या है 2/√5, 2/√5 इंटू √2, मतलब ये हो गया 2/√10, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1/√10, मतलब ये कितना हो गया ओवरऑल 1/√10। ये मेरा हो गया कोस ऑफ दूसरा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन लगा रहा हूँ, V2/V1 इक्वल्स टू D2/D1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटू कोस थीटा 2, मतलब थीटा 2 क्या आया था 1/√10, अपॉन में कोस थीटा 1 क्या 1/√2। एक सेकेंड, ये 1 से 1 कटा, ये आ गया √2 इंटू में √2 इंटू √5, √10 को लिख लिया, इंटू में D2 क्या था मेरा, D2 था मेरा 2√5, और D1 क्या था मेरा 4। √5 से √5 मरा भाई साहब, √2 से √2 मरा, ये 1 जा ये 2 जा, तो V2/V1 कितना आ रहा है 1/2। तो V1, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ी हुई है, हाँ, तो मुझे V2 निकालना था, तो 2V2 बराबर V1, तो V2 क्या आ गया V1/2, V1/2 ऑप्शन में था, हेंस ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चन था, बेसिक मैथमेटिक्स याद लगनी थी, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ऐसे क्वेश्चन खास मुश्किल नहीं था। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा, KP कोस थीटा बाई r² का फॉर्मूला लग गया, और हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो वीडियो पॉज करके मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को देख ले, नहीं समझ आए तो वापस वीडियो देख ले।
सो ये रहा भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है कैपेसिटर से जे एडवांस 2023 में आया हुआ। ये देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंस में आ सकता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट समझने पे आए तो क्या कह रहे हैं, कंटेनर है जिसका बेस की डायमेंशन है 50 × 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर। ऐसा फिगर में दिखा रखा है, ठीक है भाई, फिगर में दिखा रखा है। क्या कह रहा है, इट हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स ईच ऑफ एरिया 50 × 50। ठीक है, इस कंटेनर के बाहर दो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल्स लगी हुई, मतलब कैपेसिटर की प्लेट लगी हुई है एक तरीके से, समझदार सोचे तो जिसका मतलब डायमेंशन है 50 × 50 सेंटीमीटर की एरिया की है। ठीक है, कह रहा है कंटेनर is being filled with a liquid of dielectric constant 3 at a uniform rate of 250 centimeter cube per second। ये 10 सेकंड के, हाँ। What is the value of capacitance after container after 10 सेकंड। तो ये क्या कह रहे हैं, हम इसमें लगातार एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भर रहे हैं, लिक्विड भर रहे हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के लिए, और तब बताओ 10 सेकंड के बाद इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि हम जनरल केस पढ़ते थे कि अगर हमारा एक कैपेसिटर है, अगर हम उसमें पार्शली एक कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, एक आधा ऊपर छोड़ दिया, तो हम इसको क्या लिखते थे, ये मेरा कोई पैरेलल कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है, ये सिंपल कैपेसिटर है, वही C = A epsilon D से करके इन दोनों का पैरेलल का सम कर देते थे। बट ये ऐसा है, बट इसने टेढ़ा कर दिया। इसने सोचा भाई साहब ऐसा कुछ दिखाऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं भरना, इसका डायमेंशन इसको ये निकाल लेना कि अभी चलो करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि मैं डाइलेक्ट्रिक भर रहा हूँ इतना, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 सेकेंड, मतलब 2500 सेंटीमीटर क्यूब। और इस वॉल्यूम ने हाइट कितनी रेज करी, तो नीचे का एरिया इंटू में हाइट, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जितना इसने ऑक्यूपाई किया, मतलब कैसे ऑक्यूपाई करेगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है 50 × 5, और हमें हाइट इसने कितनी गरी बराबर, इसकी वॉल्यूम 2500, ये कट ये 50, ये 10, तो H इसने कितने गेन करी, 10। अब इस डाइलेक्ट्रिक का अलग कैपेसिटर बन गया, जिसमें इसका हम क्या लेंगे, देखो अब मेरा कुछ सर्किट ऐसा ही बन गया। मैं अब लिखूंगा C इक्विवेलेंट = C1 + C2। अब इस जो ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, मान लो इतना ही फील्ड हुआ है, तो उसका एरिया कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर फील्ड हुआ और इंटू 50, मतलब इसका 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आया। ठीक है, और जो बाकी का बच गई 40 सेंटीमीटर हाइट और इंटू में 50, मतलब 40 × 50 मतलब 2000। अब उसका एरिया आ गया। बाकी थिकनेस D सेम है, और इस वाले में बस डाइलेक्ट्रिक और भर रहा है। तो मुझे क्या करना है, मान लो मेरा डाइलेक्ट्रिक वाला है, तो मैं इसका C1 कैसे लिखूंगा, K epsilon A1, मान लो ये एरिया A1 है, अपॉन में नीचे की थिकनेस सेपरेशन तो सेम है, प्लस ये बिना डाइलेक्ट्रिक वाला है तो इसका इसमें K भी नहीं है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भी नहीं है, बिना डाइलेक्ट्रिक वाला है, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखूंगा, A2, मतलब इसका एरिया ये होगा, A2 मान लेता हूँ इसे, A2 epsilon0/d। यही पूछा था C इक्विवेलेंट। अब वैल्यूज डालनी है बस हमें। A epsilon0/d कॉमन ले लेते हैं, epsilon0/d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं K टाइम्स ऑफ एरिया 1 प्लस एरिया 2। एप्सिलॉन0 की वैल्यू दे रखे 9 × 10⁻12। हमें पिकोफैराड में निकालना, ऑप्शन पिकोफैराड में है। बाई में D था ये 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻²। K था हमारा 3 और एरिया था हमारा A1 था हमारा 500, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो -4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5 × 10⁻²। क्या आ जाएगा 5 × 10⁻² प्लस A2 है 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इंटू 10⁻4 करे तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻²। ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर, चलो इसे यही रखते हैं अभी। ये 10⁻² कॉमन लो तो कट रहे हैं ना, ये देखो ये कट गया, ये कॉमन ले गया, कट गया, ये हो गया 5 × 3 = 15 + 2 20,
15 + 20 35, 35 यहाँ हो गया, 5 यहाँ है, तो ये पूरा का पूरा 7 से कट गया। 7 9 = 63, तो 63 × 10⁻12 फेरेड, मतलब 10⁻12 हटाए तो ये आ जाएगा 63 पीको फेरेड, और जो कि था हमारा आंसर। पीको फेरेड में निकालना था, ये था हमारा आंसर। ये है, बताओ यार जी एडवांस का सवाल। कुछ नहीं किया, सिंपल से कंसेप्ट को इन्होंने बस घुमा के दे दिया। जिनको अपनी लंका डुबानी थी उन्होंने डुबा ली, और जिनको थोड़ा बहुत पढ़ रखा था जिन्होंने, वो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिटाने दो, वीडियो पॉज करने दो एंड क्वेश्चन लिखने दो। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास EMI का जे एडवांस। ये था मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन, बट बहुत बड़ा था। ये 4 ऑप्शन मैच करने थे, तो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन ना लिख के ये सारा डाटा जो क्वेश्चन की एक लाइन में दे रखा था और जो क्या क्या मैच करना था वो सारी चीजें लिख ली। तो हम इसे एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो वही है, बस वहाँ पे मैट्रिक्स बना हुआ था, यहाँ पे हम सिंपल सोल्व कर लेंगे। तो आओ, क्वेश्चन में कह रखिए एक ऐसा सा सिचुएशन है, एक हवा में ऐसा सा रेल ट्रैक है, वहाँ एक रोड है जो कि नीचे गिर रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब क्या कहते हैं आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड का है आउटवर्ड्स है। क्या कह रहा है, मास ऑफ इस रोड, इस रोड का मास 20 किलो है, 20 ग्राम है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। इस रोड में जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम का। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो है 4 टेस्ला की, और ये डाटा दे रखा है कि e⁻⁻1 कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप 0.4 ले लो। ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और हमसे टाइम बराबर 2 सेकंड पे बहुत सारी चीजें पूछी हुई है। बताओ टाइम बराबर इतने सेकंड पे इसका EMF बता दो, इंड्यूस कितना हुआ, टाइम बराबर 0.2 सेकंड पे इसका मैग्नेटिक फोर्स बता दो, पॉइंट बराबर 2 सेकंड पे इसका पावर डिसिपेशन बता दो, इस फिर मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी बता दो। अगर टर्मिनल वेलोसिटी या फिर कोई टाइम में ऐसी कोई चीजें पूछ ले तो आप याद रखिए कि आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने की जरूरत है, जो कि इस चैप्टर में जो टीचर्स होते हैं वो जरूर कराते हैं, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी होता है। तो इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालने, तो आओ निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा खासा लेंथी होता है ये चीज निकालना। तो आओ पहले इस रोड की FBD बनाते हैं। भाई इसके साथ हो क्या कह रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है इसके साथ, ये mg से नीचे गिर रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर नीचे गिर रही है मतलब इसमें कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो भाई साहब अगर कोई भी, सबसे पहली बात तो यार BLV EMF जनरेट होगा, इसमें होगा ना, कैसे जनरेट होगा अब देखते हैं। वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इसका EMF जनरेट कैसे होगा, इधर, मतलब EMF जनरेट होगा। अगर EMF जनरेट हो रहा है, E कितना आएगा इसका, BVL सबको पता है ना। अगर EMF जनरेट होगा मतलब इसमें करंट सर्किट पूरा होगा, क्योंकि ये रोड तो कुछ ऐसी है, सर्किट तो पूरा होगा जब EMF जनरेट होगा। अब करंट कैरिंग रोड है और वो मूव कर रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी ऑफ कोर्स लगेगा, ऊपर की तरह लगेगा FB मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, मानने है बात। mg नीचे FB ऊपर। तो आओ पहले इंड्यूस्ड EMF कितनी थी हमारी, BLV, तो करंट कितना हो जाएगा, E/R होता है, करंट कितना हो जाएगा इसमें, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो BLV/R, ठीक है, ये हो गया। अब करंट है तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, और ये 90 डिग्री पे है तो हमें बस ILV लेना है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ILV, I की वैल्यू है तो BL से इंटू करेंगे तो आ जाएगा B²L²V/R। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, मतलब इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, नीचे FG लिख रहा है। अब हम नेट फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स बराबर मास इंटू एसेलरेशन, ऐसे ही तो करते हैं। तो mg माइनस B²L²V/R बराबर मास, और एसेलरेशन को हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना होता तो लिखते v/dv/dx, बट हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो लिखेंगे dv/dt। अब क्या रह गया, सोल्व कर दे भाई साहब, मैथमेटिक्स आ गई, अब तो फिजिक्स खत्म। तो हम मैथ लगाओ, जितनी मैथ आती है उतनी लगाओ, जे एडवांस क्वेश्चन है तो मैथ लगती है। एलसीएम लेते हैं तो mgr माइनस B²L²V/R, यहाँ पे भी R कर देते हैं कैपिटल, बराबर mdv/dt। आगे चलते हैं, mr को वहाँ ले जाते हैं, जगह जगह यहाँ लिख लेते हैं,
यहाँ पे हो जाएगा एम आर डी वी बाई में डी टी, ये हो जाएगा एम जी आर माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी। साफ साफ दिख रहा है मुझे, v चाहिए, डी वी बाई वी करूँगा कुछ तो डी वी बाई में एम जी आर माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बराबर बराबर क्या हो जाएगा हमारे डी टी बाई एम आर। अब भाई साहब टाइम बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, कुछ v होगी शून्य समय और t टाइम, तो ये तो सिंपली हो जाएगा t बाई एम आर, यहाँ की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो जाएगा t बाई एम आर, टी बाई में एम आर। और यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे v यहाँ पे वेरिएबल में है, हम डी वी बाई वी करते तो आता था log v, ये सबका टर्म जीरो बाई में v आ रहा है और एक माइनस है तो बाहर इसका कोफिशिएंट बाई में हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है भाई, ये मैथ वालों को पता ही होगी, नहीं आती तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस माइनस के साथ बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा log में सारा नीचे का मसाला, log बेस ही एल लिख लेते हैं, आ जाएगा log ऑफ क्या था एम जी आर माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी। अब भाई साहब मुझे अगर ई हटाना होता है तो log लगाते हैं, log हटाना होता है तो ई लगाते हैं। क्यों हटाने हैं log? क्योंकि log के अंदर वेलोसिटी है, मुझे वेलोसिटी बाहर चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, तभी तो मैं फंक्शन ऑफ टाइम निकालूंगा। तो आओ हटाएं। तो सबसे पहले ये सारा मसला वाले जाते हैं, तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टाइम बाई में एम आर, ये आ जाएगा ई लगाऊंगा तो दोनों साइड ई की पावर बराबर, ई हट गया तो एल एन मर गया, यहाँ पे आ जाएगा एम जी आर माइनस ओ लिमिट्स पुट करने लिमिट्स, ये हो जाएगी जीरो से वी, जीरो से वी पुट करूंगा तो लोग ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है, तो एक बार वी पुट किया तो एज इट इज और एक बार ये पुट किया तो जीरो। अगर लिमिट्स यहाँ ही पुट कर दूँ तो एक बार वी पुट किया तो ये सारा आ गया, जीरो पुट किया तो ये हो गया जीरो, मतलब डिवाइडेड बाई एम जी आर। लिमिट्स पुट होगी तो लिमिट हटाओ। अब क्या करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, इसे डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा वन माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई में एम जी आर वन हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा। नीचे वाला डायग्राम हटाओ, कोई काम का नहीं है, मुझे वेलोसिटी इंडिविजुअल में चाहिए। तो मैं पहले इस पूरे बी वाले को इधर ले आता, तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई में एम जी आर बराबर वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई में एम आर इंटू में टाइम। अब ये बी स्क्वायर एम जी आर और बी स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ पे भी था ना बाई में एम आर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करके। तो बी की वैल्यू है 4 टेस्ला, 4 इंटू 4, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 मीटर, मतलब ये भी 1/4 मल्टीप्लाई में 1/4, तो ये तो कट गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर तो 1 आ गया, अपॉन में एम आर, एम था 20 ग्राम, मतलब 20 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, इंटू में ग्रेविटी थी, इंटू में रेजिस्टेंस था आर 10 ओम, तो ये कितना हो गया 10 की पावर -2, ऊपर गया 100/25, तो इस पूरे टर्म की आ रही है वैल्यू 5t हो गया ये। और बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी थी 5 थी, कुछ गलती हुई है शायद, अरे एक सेकेंड, हाँ ठीक है 5 थी भाई साहब, एक गलती दिख रही है शायद, 1 माइनस ई की, रुको ये ब्रैकेट था ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर की वैल्यू 5 थी, कैलकुलेशन मिस्टेक, ई रेस टू पावर यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम जी आर। तो यहाँ से v निकाले तो पहले, तो v आ जाएगा एम जी आर बाई में बी स्क्वायर एल स्क्वायर, v तो यही रह गया, इंटू में 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई में एम आर टाइम इंटू में टाइम। अब v की वैल्यू, अगर हमने बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर की वैल्यू 5 निकाल ली है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि g बाई में बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई में एम आर, इसको ऐसे ले आए तो कोई गुना नहीं किया,
इंटू में 1 माइनस ई, इसकी वैल्यू शायद मुझे गलत लग रही है निकालनी, एक बार फिर कैलकुलेट कर लेता हूँ। वी स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 1/4 इंटू में 1/4 इंटू में मास था इसका 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में रेजिस्टेंस था 10 ओम का, ये कट गया, ये 10 की पावर -2 10 की पावर -2 और ऊपर गया तो 100 बाई में 20, मतलब ये तो 5 ही आ रहा है, 5 ले लेते हैं। ठीक है 5 -5t और ये भी यही है तो यहाँ पे भी 5 ले लो। g की वैल्यू 10 है, हो गया सॉल्व। तो v आया 2 टाइम्स ऑफ e1 माइनस e की पावर -5t। फाइनल मेहनत के बाद हमारा आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब सारी बातें t बराबर 0.2 सेकंड को हो रही है। सबसे पहले आखिरी ऑप्शन कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी में t बराबर इन्फिनिटी पुट करके ये आ गया 0, तो 2 1 2, तो इसका आंसर तो था 2। अब अगली बात क्या कह रहा है, t बराबर 0.2 सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या थी, BVL। टाइम बराबर 0.2 पे v कितना आ रहा है, पुट करो, v बराबर 2 इंटू में 1 माइनस e की पावर -5t था ना, 5 इंटू 0.2 मतलब -1। देखो इसने e की पावर -1 की वैल्यू दी थी, यहाँ यूज होगी, तो 2 इंटू में 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 इंटू 2 मतलब 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। b था 4 इंटू में स्पीड था 1.2 इंटू लेंथ था 1/4, ये आ गया 1.2 वोल्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास कितना था, b स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, यही था ना, हाँ, b स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई में आर, b है 4, ये तो b स्क्वायर एल स्क्वायर तो 1 है, v है हमारे पास 1.2 और रेजिस्टेंस था 10, ये होगा 0.12 न्यूटन। ये कितना है, 0.12 न्यूटन। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, करंट में होता है पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर कितना था 1.2, e स्क्वायर बाई आर, सॉरी EMF भी 1.2 थी, तो VE, हाँ भाई एक ही बात है, तो 1.2 इंटू में 1.2 अपॉन में R था 10, ये हो गया 1.44 अपॉन में 10 मतलब 0.144। ऑप्शन में 0.14 था तो वही हमारा आंसर 0.14 वॉट। आखिरी में था टर्मिनल वेलोसिटी, वो हो गया। तो कितना खूबसूरत, कितना लेंथी मल्टीपल करेक्ट मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन था हमारा, जो कि सोल्व हो गया। ये था हमारे पास EMI AC का क्वेश्चन। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो भाई लोग, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी चली जाएगी और ये लंबी वीडियो आजकल बोरिंग होते हैं, वो भी एडवांस के क्वेश्चन में तो थोड़ा दिमाग लगता है तो बोरिंग लगने लग जाते हैं, इसलिए हम बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में